आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक को। इस स्टॉक की अगर बात करता हूँ तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब इसका जो मेन जो बिजनेस है वो इसका क्या है? कॉमर्शियल व्हीकल्स को लोन देना है। एंड अगर मैं बात करता हूँ टू व्हीलर व्हीकल्स की लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन देने का ये काम कंपनी करती है। यहाँ पे आप इनको देख सकते हो, ठीक है। एनबीएफसी कंपनी है ये, ओके। अब इनका देखो, इनका बिजनेस क्या है? ये बैंक से कम रेट पे लोन लेते हैं और जो ये हमारे जैसे ये जो लोन लेने वाले हैं उनको ये लोन देते हैं और उनमें जो इंटरेस्ट होता है वहां से कम लोन, कम इंटरेस्ट पे लेके हमसे ज्यादा इंटरेस्ट लेके और बीच का जो इनका प्रॉफिट होता है वो ये काम करते हैं। श्रीराम फाइनेंस एक अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा ब्रांड है। श्रीराम ग्रुप की ये यहाँ पे कंपनी है और इसका अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं ये भी बहुत शानदार और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है इनके साथ। तो ये जो 3 महीने का इनका अगर टाइम पीरियड होता है तो उसमें ये पैसे भी आपको जितना आपने इसका, अगर नया व्हीकल्स आप लेते हो उसका इंश्योरेंस अगर आपने किया हुआ है और वो आपका मान लो व्हीकल चोरी हो जाता है तो इनका जो फाइनेंस है वो 3 महीने का टाइम लेता है और मेरा वो पैसा यहां से मिल गया था। जितने का मैंने लिया था उतना ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा दे दिया था बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बाकी किसी का और हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी कंपनी के सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। चार्ट क्या बोलता है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, फ्यूचर क्या है और स्टॉक ले रखा है तो क्या करना और करंट प्राइस पे इसका क्या करना है। अब इस कंपनी की बात करता हूं तो ये छोटे ट्रक ड्राइवर्स, अगर यहां पे देखो ये छोटे ट्रक ड्राइवर्स, ये मतलब प्री ओन्ड मतलब सेकंड हैंड गाड़ियों पे भी लोन देना स्टार्ट किया था इन्होंने। कि मान लो किसी को सेकंड हैंड ट्रक लेना है और वो श्रीराम फाइनेंस के पास आएगा तो वो पहले उस ट्रक को जाके देखेंगे उसकी क्या वैल्यू है, उसके बेस पे वो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट वो दे देंगे फाइनेंस के बेस पे। ऐसा इससे पहले कोई नहीं किया था। इसमें सब नई गाड़ियों पे लोन देते थे लेकिन श्रीराम फाइनेंस वालों ने इस मार्केट को अंडरस्टैंड किया और ये इनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा और आगे भी ये रहने वाला इनके लिए, करेक्ट। तो ये इसकी बात है। और बाकी अगर और डिटेल हमें चाहिए तो ये छोटे ट्रक ड्राइवर, छोटे बिजनेस, मिडिल क्लास लोगों को फाइनेंस देते हैं। तो इनका मार्केट बहुत बड़ा है और कस्टमर बेस भी इनके पास बहुत ज्यादा है। ग्रामीण और सेमी शहरी इलाकों में भी इनकी मजबूत पकड़ है। अब इस कंपनी के आ जाओ इसके पास, इसकी वेबसाइट पे अगर आप आते हो और आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा इनके पास कितनी यहां पे ब्रांचेज है। अभी 3225 इनके पास ब्रांचेज है और इनका एएमयू देखो कितना, 2.72 लाख करोड़ का एएमयू 47 ईयर्स से यहां पे है ये। देन एक बात यहां पे और बताता हूं, ये किस किस में लोन देते हैं वो यहां पे मैंने बता रखा है, वही यहां पे इन्होंने दिखाया। बाकी आप इनकी एक यहां पे देखो स्क्रीनर पे आओगे, डॉक्यूमेंट्स पे आओगे, देन ये जो फाइनेंशियल ईयर है इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा और यहां पे भी आप देख सकते हो इसमें कितने पेज है, 60 पेजेस है। इनको रीड करके पूरी डिटेल आप इस कंपनी की ले सकते हो। बाकी इनके जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है ये मैंने जो बताया वही है। इन सेक्टर्स में ये लोन यहाँ पे देते हैं, करेक्ट, ओके। और इस कंपनी के बारे में आप और थोड़ा सा जानना है तो नवंबर 22 में क्या क्या श्रीराम जो यहाँ पे ग्रुप है उनकी कंपनी थी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड। देन उसके बाद में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड एंड श्रीराम कैपिटल लिमिटेड, इन तीनों को मर्ज करके श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड यहाँ पे बनाया गया है, ओके। और इनके पास 3225 ब्रांचेज है और ऑलमोस्ट 79 या फिर 80,000 के आसपास इनके पास वर्कफोर्स है। और डिटेल आप यहाँ पे इन पे ले सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी इसकी वेबसाइट पे कौन कौन से ये लोन देते हैं सारे यहाँ पे आप आके इजीली यहाँ पे विजिट करके देख सकते हो जो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी। अब मैं चलता हूँ इसके फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं पहले। तो ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 600 यहाँ पे 15 पे, हाई था 730 का और लो है 493। ये लास्ट 52 वीक की बात कर रहा हूं, लास्ट 1 ईयर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद में आगे आ जाते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो इसकी पेयर अगर मैं बात करता हूं बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इसी सेक्टर में ये सब भी, ओके। रेवेन्यू आप देख सकते हो इनका
यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूं Q1 का, तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर के जो सेम क्वार्टर उससे कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर कितना था मेरे पास 9,600 करोड़ और अभी कितना 11,500 करोड़, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है और इनका जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। देन अगर मैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करता हूं तो 2815 के अगेंस्ट में यहाँ पे 3000 के आसपास यहाँ पे इनका प्रॉफिट हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर यहाँ पे जबरदस्त आया इनका। ओके, देन आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस वाले में आते हैं। तो इनकी सेल्स आप देख सकते हो, लगातार इन्होंने सेल्स यहाँ पे ग्रो की है। किसी भी ईयर में ऐसा नहीं है कि सेल्स इनकी ग्रो नहीं हुई, लगातार ग्रो हुई है और यहां से तो जबरदस्त इन्होंने ग्रो की है। यहां पे देखो 19 से सीधा 30 आया, 30,000, फिर 34, फिर 43। ये यहां के देखो लास्ट ईयर में क्या था 43,900 करोड़ और इसका जो प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग प्रॉफिट ये 13,000, इतना कहीं पे भी था नहीं। अब इसके बाद में देखो नेट प्रॉफिट यहां पे कितना है 9,576। अब लास्ट 4 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, लास्ट के जो 4 क्वार्टर यहां पे इनकी जो यहां पे रेवेन्यू आया है वो ऑलमोस्ट मेरे पास में ऑल टाइम हाई के आसपास ही है भाई। यहां पे 43,941 है, यहां पे कितना है 800 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट इसके आसपास है। और नेट जो प्रॉफिट है वो मेरा यहां पे लास्ट ईयर के प्रॉफिट से भी इंक्रीज होके आ रहा है लास्ट 4 क्वार्टर का। तो मतलब सेल्स मेरी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है एंड प्रॉफिट भी यहां पे हाईएस्ट एवर है। देन खुद का पैसा क्या है इसके पास में 56,000 करोड़ खुद का पैसा है और यहां पे इनके पास में बोरोइंग, तो इनके पास जितनी ज्यादा बोरोइंग होगी उतना अच्छा। एनबीएफसी है ना, ये ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा लोन दे पाएंगे ये, है ना, तो ये अच्छी है इनके पास में। देन यहां पे इनके पास में जो फिक्स्ड एसेट है वो 2914 यहां पे है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की यहां पे कितना 25.39% है। एफआईज यहां पे अच्छे खासे 52.61% और डीआई है 16.32 और पब्लिक है 5.64। अब यहां पे देखो पब्लिक, चलो पब्लिक को मैं ले लेता हूं 6%, 6% अगर पब्लिक है यहाँ पे, फिर भी 94% मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड के पास। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आएगा कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, कोई बात नहीं, प्रमोटर की होल्डिंग 25%, 29 थी, वहां से 25 आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% भी एक अच्छा खासा नंबर होता है। बट यहाँ पे एफआईज देखो, एफआईज अगर जिस स्टॉक में इतने ज्यादा है ना तो वो कंपनी जबरदस्त है ना। तो प्रमोटर्स नहीं, हमें एफआईज को देखना, प्रमोटर्स को भी देखना, बट एफआईज अगर इतनी ज्यादा नंबर में है तो इसका मतलब क्या कंपनी शानदार। ये एफआई और डीआई का इनका ही काम है कि क्या फंडामेंटल इसके हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, फ्यूचर क्या होगा, सारा अगला 5-10 साल का ग्रोथ क्या है, ये इन एफआई डीआईज इनका यही तो काम है। तभी तो पैसे ये लगाते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट मनी बोलते हैं इनको। तो ये स्मार्ट मनी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो स्मार्ट लोग, ये पूरी रिसर्च इनका यही काम होता है भाई, पूरे टाइम इनका यही है। अच्छे अच्छे लोग होते हैं इनके, अच्छे अच्छे ब्रेन होते हैं इनके पास, वो इनका काम यही है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला, फंडामेंटल्स क्या है, कितनी इनकी ग्रोथ है, क्या सब है। तो जब इसका इतना अच्छा खासा नंबर है, प्रमोटर भी 25-6% के आसपास है, तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक देखो ओनली 5.64% है, तो ऑलमोस्ट 94% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका, ठीक है। कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आते हैं, तो इसका जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है, उसके आसपास है, और मेरा जो प्रॉफिट है वो भी यहां पे हाईएस्ट एवर है। देन उसके बाद मैं चलता हूं, यहां पे अच्छी खासी इनकी मार्केट में रेपुटेशन है और इनका जो कस्टमर बेस है वो भी यहां पे अच्छा खासा है। और इसका जो सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर, इसकी डे बाय डे इंक्रीज ये होता ही जाएगा। ये ऐसा मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है इंडिया में, तो ये अभी इंक्रीज करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये स्टॉक यहां पे हमारा ट्रेड कर रहा है, इधर इसने लो लगाया था, वहां से थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन ही नीचे आ जाता है। तो बॉटम से ये कितना परसेंटेज रिकवर हुआ था, ऑलमोस्ट यहां पे कितना हो गया था 40% के आसपास रिकवर हुआ है। अब एक बार इसका मैं ऑल टाइम चार्ट लेके आ जाता हूं। यहां पे देखो
जब यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, अच्छा खासा ये कंसोलिडेट हुआ था, डाउन आया था और इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ, तो ऐसे स्टॉक को हम थोड़ा लाइफ टाइम हाई के बाद भी हम होल्ड करते हैं। इसने यहाँ पे देखो 18 से लेके 23 तक कोई रिटर्न नहीं दिया था। 18 से लेके यहाँ पे जो हाई आया था इसका वो 18 में था, वो दोबारा कब आया था, यहाँ पे 23 में आया। तो इसलिए जब ऐसा स्टॉक होता है उसको हम होल्ड करते हैं लंबा। तो यहाँ पे ये 400% का रिटर्न दे चुका है। जब इतना रिटर्न ये देगा तो थोड़ा सा टाइम करेक्शन आएगा और उसी की वजह से ये स्टॉक अभी यहाँ पे नीचे आपको अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो इसका लाइफ टाइम हाई क्या था, लाइफ टाइम हाई था इसके पास में 730 या 31, कितना है, हाँ 730। अब वहां से ये स्टॉक डाउन आ जाता है और डाउन ये कितना आता है यहाँ से, यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 33% डाउन आता है। और करंट प्राइस की बात करता हूं तो अभी भी ये स्टॉक मेरे पास में 15-16% अभी भी डाउन है। अब इस स्टॉक में क्या करना, देखो जब यहां से इसमें रैली आएगी तो यहां से देखो सीधा सीधा अगर लाइफ टाइम हाइज आ रहा तो 20% तो यहीं पे आ रहा है। अगर 1 ईयर में भी 20% आ रहा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये स्टॉक यहां पे देखो लाइफ टाइम हाई क्या था इसका, 24 में था, सितंबर 24 में, ठीक है। तो सितंबर 24 में इसका लाइफ टाइम हाई था। तो 24 में प्रॉफिट क्या था हमारे पास में, ऑलमोस्ट 7,400 करोड़। अभी प्रॉफिट क्या आ रहा है, 9,700 करोड़। तो प्रॉफिट अच्छा खासा यहां पे जंप किया है। तो ये लाइफ टाइम हाई से भी ऊपर जाने वाला है। और उस समय जो मेरे पास में सेल्स थी, रेवेन्यू था, वो कितना था, ऑलमोस्ट 35,000 और अभी इंक्रीज होके कितना हो गया, ऑलमोस्ट 44,000 करोड़, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अब ये इतना हो गया। तो अब यहां से इसका मतलब ये लाइफ टाइम हाई से भी ऊपर जाएगा। तो अगर मैं लाइफ टाइम हाई तक की इसको ले लेता हूं तब भी मुझे 20% का यहां पे गेन सीधा मुझे नजर आ रहा है। अब इसके बाद में देखो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा स्टॉक है ना, यहां से भी सपोर्ट आया, वापस ऊपर गया था, इधर आया था, वापस ऊपर गया, यहां पे भी आने के बाद एक बार ऊपर गया, देन यहां पे ये अच्छा खासा यहां पे सपोर्ट जोन बना हुआ है इसका, और इधर भी ये सपोर्ट यहां पे बना हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना 20% के लिए 1 ईयर के लिए तो कर सकते हो इजीली। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में ये है कि कल को ये स्टॉक मेरा यहां पे थोड़ा सा और नीचे आके अगर ऐसे जा रहा है तो ये मेरे लिए पूरा का पूरा बाइंग एरिया, ये मेरा पूरा का पूरा बाइंग जोन है। यहां से ऊपर जा रहा तब भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां पे भी हम 20% के लिए जा सकते हैं। और कल को अगर नीचे आ रहा है तब भी हम यहां पे और अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टॉक में क्या करना, देखो 3% से ज्यादा पैसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना होता, चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा हो, करेक्ट। तो आप यहां पे 3% लगा सकते हो अभी इस करंट प्राइस पे 20% के लिए। अगर यहां से ये टूट के और डाउन आ जाता है, मान लो ये टूट के यहां पे 10-12% आ जाता है, कितना भी, मिनिमम 10% की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद में कितना भी आ सकता है, 13-14% भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। यहां पे क्लियरली यहां पे देख सकते हो, यहां से स्टॉक आया, थोड़ा सा रिवर्स हुआ है ना 16% का, बट इसी से भी ये और नीचे आ गया था 10% के आसपास, करेक्ट। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, ये भी यहां से नीचे आ सकता है 15%, तब भी हमारे लिए बाइंग जोन है ये, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमें क्या करना, अगर 3% लगाना तो 1% हिस्सा यहां पे लगा सकते हो, फिर थोड़ा नीचे आता तो और लगा दो, और नीचे आ रहा था और लगा लो, अगर 3% लगाना है तो। ऊपर जा रहा सेम यहां पे 1%, फिर थोड़ा ऊपर गया और 1%, ऊपर गया और 1%, ऐसे लगा सकते हो। या फिर आपको क्या करना, एक साथ अभी लगा दो 3% 20% के लिए। और जब यहां से नीचे आ जाता है एटलीस्ट कितना 10% से अगर डाउन आ गया तो मैं 3% और लगा दूंगा, बट वो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट अकाउंट में लगाऊंगा, ये हर वीडियो में मैं बोलता हूं। अब क्या करना, किसी ने अगर ऊपर स्टॉक को ले रखा है, इनकेस कोई यहां पे इसको परचेज किया होगा, तो इस यहां से भी कितना ये डाउन आ गया है, यहां से भी देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 10% के आसपास डाउन है। तो जिसके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक 10% से डाउन दिख रहा है, मिनिमम 10%, तो मान लो आपने जीरोधा में पहला 3% लगा रखा है, तो अगला 3% अब यहां पे बाई करके चल सकते हो कि 10% से ज्यादा डाउन है,
12, 13, 14 कितना भी, तो वो आपको अलग अकाउंट में लगाना है। 5 पैसा हो गया, एंजल वन हो गया, जो भी आपके पास अकाउंट है उसमें लगा सकते हो, है ना। अगर नहीं है तो प्लीज आपको 2-3 अकाउंट रखने चाहिए इस स्टॉक मार्केट में, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेड करना है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल नहीं रखता हूं स्टॉक्स को। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं रख रहा, देखो अगर यहां पे अगर किसी ने स्टॉक लिया होगा, वो प्राइस अब तक नहीं आया उसको, सितंबर 24 में जो लेके बैठा है, आज आ गया अगस्त 25, है ना, तो वो प्राइस आया ही नहीं इसका, अब तक आने में न जाने 2-3 महीने और इसको लगेंगे। तो ये जो अमाउंट मेरा होल्ड हो गया 1 से 1.5-2 साल के लिए, इसको मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो एटलीस्ट 20-30% तो मुझे मिल ही जाता, है ना। बाकी हम यहां पे गेन ले लेते, और किसी ने यहां पे इसको परचेज किया होगा और इस प्राइस पे 33% का यहां पे गेन दिया है। अगर इसमें कहीं से अगर उसने 10-20% भी ले लिया, या 33% है, मैं मानता हूं 20% भी अगर आपसे यहां से लिया, या फिर 15% भी आपने लिया है, तब भी प्लस पॉइंट, आप ज्यादा प्लस में रहोगे। इसलिए लॉन्ग टर्म में हमें नहीं रखना होता किसी भी स्टॉक को। कुछ स्टॉक्स अलग होते हैं, उनको रखा जाता है। जैसे ये स्टॉक यहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ, तब हम इसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करेंगे लाइफ टाइम के बाद भी, ठीक है। और सेम अब यहां पे करेंगे, 20% पे नहीं छोड़ेंगे इसको। यहां पे कंसोलिडेट हो चुका है और नंबर्स इसके जबरदस्त आ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे इस स्टॉक को, है ना। तो इस स्टॉक में ऐसा हमारा यहां पे सीन है। तो इस स्टॉक को हमें कहां तक रखना, एटलीस्ट अगर यहां से निकलता है तो 1000 का टारगेट तो इसका आएगा ही आएगा, तो 1000 तक हम यहां पे रखेंगे। बाकी उस कंडीशन के बेस पे देखेंगे कि कहां पे हमें इसमें प्रॉफिट बुक करना है। तो जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे, आई होप मैंने सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आपको कोई भी पोजीशन यहां पे बनाना, उससे पहले अपनी रिसर्च के बेस पे आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।